गुड मॉर्निंग बच्चों। 11वीं जीव विज्ञान में कोशिका विभाजन अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग, कोशिका जनन का, जिसमें समसूत्री विभाजन का अध्ययन हो चुका है और अब अध्ययन करेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या मियोसिस अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या मियोसिस के नाम से जानते हैं। यह वह विभाजन है जिसमें कोशिका विभाजित होकर 4 संतति कोशिका बनाती हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी होती है। इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, इस कारण से इसे न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं। यह कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में, अर्थात जो जर्म सेल होते हैं उन कोशिकाओं में होता है, जिसके कारण से शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। जंतुओं में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण, शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है और अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। उसी प्रकार पादपों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप फीमेल गेमिट और मेल गेमिट बनते हैं। फीमेल गेमिट का निर्माण अंडाशय में और मेल गेमिट का निर्माण जो है वो एंथर में होता है। इसमें गेमिट के निर्माण की जो प्रक्रिया होता है उसे गेमिटोजेनेसिस कहते हैं। जेनेसिस की क्रिया कहते हैं। इस समय क्योंकि जर्म कोशिका डिप्लॉयड कोशिका होता है, 2n कोशिका, और विभाजित होके 4 संतति कोशिका बनाते हैं और चारों संतति कोशिका अगुणित होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। कुछ निम्न श्रेणी के जीवों को छोड़कर सभी जंतुओं और पादप की कोशिका में के केंद्रक में गुणसूत्र जो है वो जोड़े में पाए जाते हैं। मनुष्य में देखें तो मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 46 या 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से जोड़े में पाए जाने को डिप्लॉयड गुणसूत्र कहते हैं। द्विगुणित संख्या, इसे 2n से व्यक्त करते हैं। जब यही कोशिका डिप्लॉयड में है तो इसमें एक जोड़ी जोड़े में होते हैं, तो एक जोड़ी जो होता है वो मातृक होता है और दूसरा जोड़ी जो होता है वो पितृक। अब इस प्रकार से ये दोनों उपस्थित रहते हैं। जब ये समान प्रकार के होते हैं तब उसे समजात या होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जब ये अलग प्रकार के होते हैं तो उसको असमजात गुणसूत्र या हेटेरोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जब गुणसूत्र जोड़े में नहीं पाए जाते तब इसे हैप्लॉइड कहते हैं। अगुणित संख्या, इसे n से व्यक्त करते हैं। कुछ निम्न वर्गीय जीवों का जो शरीर है वो अगुणित केंद्रकों का बना होता है और ये अगुणित केंद्रक ही युग्मकों का निर्माण करते हैं और युग्मकों का निर्माण करने के बाद ये जाइगोट बनाते हैं, 2n जाइगोट। और यही 2n जाइगोट जो होता है पुनः अर्धसूत्री विभाजन करता है और फिर से हैप्लॉइड जीवों को जन्म देते हैं। किंतु उच्च वर्गीय जीवों में, सभी जीवों और पौधों में उनकी सभी कायिक कोशिकाएं द्विगुणित होती है और जनन करने समय या गेमेटोजेनेसिस के समय ही अगुणित कोशिका बनते हैं, जिसे युग्मक या गेमिट कहते हैं। और ये गेमिट आपस में फ्यूजन करता है, संयुग्मन करता है। जैसे एक एन और दूसरे, एक एन मेल का हुआ दूसरे फीमेल का, और आपस में मिल के फिर से 2n जाइगोट बनाते हैं और ये एक पूर्ण विकसित जीव को जन्म देता है। इस प्रकार से समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ये जीव
एक जो जाइगोट है, कोशिका है, एक कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा एक जीव के शरीर का निर्माण करता है। न्यूनकारी कोशिका विभाजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का पता लगाया 1887 में बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने, और इसका विस्तृत अध्ययन किया 1888 में स्ट्रासबर्गर ने। इसके पश्चात अर्धसूत्री को मियोसिस शब्द का नाम देने के लिए, जैसे मियोसिस शब्द नाम दिया गया है या अर्धसूत्री, इसका नामकरण करने का श्रेय जाता है जे.बी. फार्मर को, जिन्होंने 1905 में इसको नामकरण किया। चूंकि यह विभाजन 2 चरणों में पूरी होती है, एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकंड, 2 चरणों में पूरी होती है। मियोसिस फर्स्ट के दौरान गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, जिसे हेटेरोट्रॉफिक विभाजन कहते हैं। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट, इसमें गुणसूत्र की संख्या अपनी मातृ कोशिका से पूर्णतः आधी हो जाती है, इसलिए इसको हेटेरोटाइपिक डिवीजन या विभाजन कहते हैं। मियोसिस सेकंड ये समसूत्री के समान होता है, जिसको होमोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं, हेटेरोटाइपिक और होमोटाइपिक। तो इस प्रकार से 2 चरण में पूरी होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में, और दोनों क्रियाओं में समान जो क्रियाएं होती है वो लगभग बराबर समान प्रकार की होती है। तो इसमें देखेंगे पहला मियोसिस प्रथम। सबसे पहले अध्ययन करेंगे मियोसिस प्रथम को या हेटेरोटाइपिक विभाजन को। इसी समय गुणसूत्र की जो संख्या है वह उसकी मूल संख्या से आधी हो जाती है। जो संतति कोशिका बनने वाले होते हैं उसमें आधी गुणसूत्र रहती है। इसको बांटेंगे। मियोसिस फर्स्ट हेटेरोटाइपिक होता है, इसमें प्रथम प्रोफेस होगा, फर्स्ट है प्रोफेस फर्स्ट। प्रोफेस फर्स्ट में बहुत अधिक समय लगता है, चूंकि ये जटिल क्रियाएं होती है और इसमें और 5 उप अवस्थाएं होती है। इसके पहला उप अवस्था लेप्टोटीन, पहला उपावस्था लेप्टोटीन। इस उपावस्था में जो केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो क्रोमेटिन जाल के रूप में रहते हैं और संघनित होकर गुणसूत्र क्रोमेटिन जाल के रूप में संघनित होते हैं। इसमें केंद्रिका होता है और इसकी ये केंद्रक झिल्ली सब स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। फिर ये क्रोमेटिन जाल और अत्यधिक कुंडलित हो जाती है और इनके जो सेंट्रोमियर है, इसकी एक अगला संरचना देखें तो इनमें जो सेंट्रोमियर क्रोमोमियर स्पष्ट दिखाई देंगे। तो ये सेंट्रोमियर क्रोमोमियर जहां पर उपस्थित होता है वो अत्यधिक कुंडलित होता है। इसको ऐसे माना जाता है कि जहां पर ये अत्यधिक कुंडलित है वहां पर जीन की उपस्थिति, जो जीन्स होते हैं आनुवंशिकी इकाई होते हैं, उनकी उपस्थिति का पता माना जाता है कि उसमें जीन्स पाए जाते हैं। इसके बाद है दूसरा है जाइगोटीन। जाइगोटीन अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वे इस प्रकार से जोड़े के रूप में रहते हैं, जिसमें 2 अलग अलग गुणसूत्र होंगे। अब ये जोड़े के रूप में जब ये रहते हैं तो इस प्रकार से ये थोड़े सघन होते हैं, थोड़ा छोटे होते हैं, और ये जोड़े बनाने की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस या युग्मन की अभिक्रिया। इसमें एक गुणसूत्र जो है मातृक होता है और दूसरे पितृक। तो एक गुणसूत्र को पितृक मानते हैं और दूसरे को मातृ गुणसूत्र मानते हैं, क्योंकि एक जीव में दोनों गुणसूत्र की संख्या बराबर होती है, मातृ और पितृक। तभी जनन कोशिका में जब विभाजन होता है तो एक गुणसूत्र मातृक और दूसरे पितृक गुणसूत्र
पाया जाता है। इस प्रकार से जोड़े बनाते हैं, इसको बाईवेलेंट कहते हैं। बाईवेलेंट, डायड या बाईवेलेंट, संख्या में 2, इसको बाईवेलेंट कहते हैं। और ये अत्यधिक लंबे फैले रहते हैं, आपस में फैलते भी हैं बहुत अधिक। तीसरा है पेकिटीन। पेकिटीन उप अवस्था में जो गुणसूत्र रहते हैं वो अपने क्रोमेटिड को स्पष्ट रूप से क्लियर करते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार से गुणसूत्र को देखने में ऐसे प्रतीत होता है कि संख्या में 4 हैं, तो इस कंडीशन को टेट्रावेलेंट कहते हैं। ये टेट्रावेलेंट, दिखने में 4 क्योंकि क्रोमेटिड क्लियर दिख रहे हैं तो इनको टेट्रावेलेंट कहते हैं। इसी समय ये गुणसूत्र जो है और अधिक लंबाई में बढ़ते हैं, लंबाई में बढ़ते जाते हैं और आपस में उलझते हैं। तो अगला प्रक्रिया होगा नंबर 4, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन अवस्था में ये जो गुणसूत्र होते हैं ये और लंबाई में बढ़ते हैं और अपने निकट आ जाते हैं, दोनों गुणसूत्र एक दूसरे के। ये ऐसे निकट आ जाते हैं और जब इनमें विकर्षण होता है, दोनों अलग होने लगते हैं, तो कुछ जगह पर ही आपस में गुणसूत्र जो है क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। जिस जगह पर क्रॉस करते हैं इसको कियाज्मा बोलते हैं। कियाज्मा, जिस बिंदु पर क्रॉस करते हैं उस बिंदु को कियाज्मा कहते हैं। विकर्षण के कारण जो कियाज्मा पर जो बाईवेलेंट सिस्टर क्रोमेटिड है अब ये अलग होने लगेंगे। अलग होंगे तो जिस जगह पर कियाज्मा बना है वहां से ये टूट जाते हैं। जब ये टूटते हैं तो उसी समय इनके गुणसूत्रीय खंडों के बीच में अदला बदली हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये गुणसूत्री खंड आपस में टूट के अदला बदली हो गया। इसी गुणसूत्र के अदला बदली होने की जो प्रक्रिया है इसे क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय की क्रिया कहते हैं। इस समय डीएनए के विशेष, चूंकि जीन जो होता है डीएनए का विशेष खंड होता है और इसी जीन का खंड में अदला बदली होता है, जिसे जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहते हैं, जिसके कारण से जीवों में नए नए गुणों का प्रादुर्भाव होता है। उसके पश्चात ये जो गुणसूत्र होते हैं ये अलग अलग दोनों ध्रुव की ओर गतिगत, जैसे ये कोशिका है तो ये ऊपर की ओर जाएगा और ये नीचे की ओर जाएगा इस कोशिका में, तो इस क्रिया को बोलते हैं टर्मिलाइजेशन। अलग अलग ध्रुव को जाने की क्रिया को टर्मिलाइजेशन। इसके पश्चात डाई काइनेसिस, इसका और उप अवस्था है डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस में जो समजात गुणसूत्र के जो क्रोमेटिड के खंड होते हैं वो पुनः एक बार पास पास आते हैं। ये भी दूर दूर चले गए थे, ये क्रोमेटिड खंड पुनः पास पास आए।